सिर्फ सवाल करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हमारा साल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2025 को। तो स्टार्ट कहां से हुआ होगा? 12 महीने का साल होता है ना। जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ होगा। सही है। ये ईयर एंड पता होना चाहिए आपको कि हमारा साल का एंड क्या है। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बीएफ 1 जनवरी 2025 को ₹6 लाख। ठीक है जी। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कभी तुम्हें लगता नहीं है पागल हूं ऐसी बातें करता हूं जो इनप्रैक्टिकल बातें होती हैं? लगता है कभी? घर वाले भी यही समझते हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हकीकत यही है। क्योंकि हमारा वास्ता छोटों से भी पड़ता है, बड़ों से भी पड़ता है, लोकल से भी पड़ता है, इंटरनेशनल से भी पड़ता है। तो हमें बंदे को समझने और एनालाइज करने की स्किल्स हमारी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। उनका इतना वास्ता नहीं पड़ता लोगों से। तो एज ए रिजल्ट जो ना वो सोसाइटी में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें जो ना वो जब बंदा एनालाइज करता है ना उसको पता लगता है यार हम कहाँ जी रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको साल के बिगनिंग में। ये जो बीएफ है 6 लाख, ये पिछले साल का सीएफ होगा। ये जो अलाउंस का बीएफ है पिछले साल का, यानी कि पिछले साल तक हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि 10,000 वर्थ के कस्टमर भाग जाएंगे। भागे ही नहीं, भाग जाएंगे। और रिसीवेबल आफ्टर बेड डेट्स कितना आ रहा था? तो सीएफ का मतलब होता है इसमें से बेड डेट्स माइनस हो चुका होगा साल के एंड में, ये इतना आ रहा था। अब हमने साल शुरू किया, अब पूरे साल क्या होगा? और बेचेंगे, क्रेडिट सेल्स होंगी, डे बुक्स पे चली जाएंगी, सेल्स रिटर्न आएगी, कैश सेल्स होंगी, कस्टमर से पैसा लेना होगा, पैसा आ भी रहा होगा। सही है ना। नई सेल्स होगी, उनसे पैसा आ रहा होगा, पुराने वालों से पैसा आ रहा होगा। कुछ बेड डेट्स भी सामने आ जाएंगे। तो जो बेड डेट्स सामने आएंगे ना, वो कौन से होंगे? पूरे साल में बेड डेट्स भी सामने आएंगे, वो कौन होंगे बेड डेट्स? नए वाले, पुराने वाले? हो सकता है पुराने वालों में से भी हो सकता है, हो सकता है इनमें से भी हो, 10,000 वालों में से भी एक दो बंदे को ऐसे भी निकल आए, वो भी हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी हो, हु केयर्स। हमें तो बेड डेट्स नजर आएंगे, हम कहेंगे बेड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बस सिंपल। हम ये नहीं देखेंगे कहां से बेड डेट्स हुए, नए वाले हुए या पुराने। साल क्लोज हो जाएगा, साल के एंड पे फिर हम रिसीवेबल निकाल लेंगे। फिर हम बोलेंगे अब बताओ कितने भागेंगे, पीछे कितने भागने के चांसेस थे? 10,000। अब हम बोलेंगे और कितने भागेंगे। तो एज ए रिजल्ट हम अलाउंस क्रिएट करेंगे। तो हमारे सामने या तो इंक्रीज इन अलाउंस वाली पिक्चर क्रिएट होगी, या फिर हमें उसकी एंट्री पास करनी है, किस्सा तमाम। सही। चले नोट करते जाए। क्रेडिट सेल्स पूरे साल हमने की 400,000 की। ठीक है जी। कुछ कस्टमर को पसंद नहीं आया सामान, उन्होंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। क्रेडिट नोट बनता है इसके लिए, याद है या भूल गए? क्रेडिट नोट रिटर्न के लिए बनता है। सही है। और इनवॉइस सेल्स के लिए बनती है। ये डॉक्यूमेंट्स याद होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के यही सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, जरूरी होते हैं। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम, चले एक सवाल। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कौन सी डे बुक्स में जाता है? कैश बुक में जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। कैश आना और कैश जाना कैश बुक आइटम है।
यानी कि इसे पूरा सवाल क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपकी सारी डे बुक्स आप पकड़ सकते हैं, ये यहाँ गया होगा, ये उस बुक में गया होगा, ये उस बुक में गया होगा, फिर बुक से ट्रांसफर होकर लेजर्स में जाता है ये। तो हम बुक्स तो नहीं बना रहे ना, हम तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, एंट्रीज लेजर्स वगैरह बना रहे हैं। बुक्स हमने पहले बनाई हुई। अच्छा जी, कुछ कस्टमर भाग गए, कुछ कस्टमर भाग गए। अब वो 10,000 वाले भागे, नए वाले भागे, छोड़ दे, टेंशन ना ले, जो भी भागे पता लग गया ना, बस भाग गए। पता लग जाता ना भाग गए कैसे, जब कस्टमर खुद कहे किसी में नहीं दे सकता, या वो आपके हाथ ही नहीं आ रहा, या मर गया, आपको इतला मिली एक बंदा तो उसे आपको 2 करोड़ रुपए लेने थे, मर गया, उसके घर वालों के पास है, उसने कहा, हम क्या करें, अब बातें चले गए, कब्र में से निकाल के पीटो अब्बा को। हालांकि देना चाहिए उनकी औलाद को, लेकिन दुनिया में अगर आप कोर्ट केस वगैरह में जाएंगे, तो कोर्ट बोलेगा कि बच्चों को अपने अब्बा के पैसे दो, मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। इसका मतलब ये रिस्क मौजूद होता है ना, कि आपका बंदा ही मर गया सामने वाला, तो उसका बिजनेस बंद हो गया, तो ये तो रिस्क है बिजनेस में, इसको दिमाग में रख के हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस की रेपुटेशन कभी अच्छी होती है तो फायदा, नेगेटिव रेपुटेशन फैलाना 2 मिनट का काम है। मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। आपका एक कॉम्पिटिटर है, आप यहाँ बिरयानी बेचते हैं, वो सामने बेचता है, उसकी दुकान ज्यादा चल रही है, आपने एक बंदा प्लांट किया और उसके खाने में कुछ मिलाकर आ गया, तो उसके बाद 50-60 लोग अस्पताल पहुंच गए, हो गया डीफेम, गुडविल खराब, रेपुटेशन खराब। तो ऐसा होता नहीं होगा, होता नहीं होगा ऐसा। नहीं, कोई इंसान है ना, इंसान 2 नंबर ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। इंसान इंसान के नाम में 2 नंबरी तो आती है कहीं ना कहीं से, आनी भी चाहिए लेकिन करनी नहीं चाहिए, समझे। 2 नंबरी आनी चाहिए लेकिन करनी नहीं चाहिए, ताकि आप सामने वाले को पकड़ सके जो आपके साथ कर रहा है। ऐसे ना आप इतने शरीफ आदमी हो कि आपने कहा, अच्छा अच्छा ताला खोल के घर में चोरी होती है, ओ आई सी, मुझे पहली दफा पता लगा कि ताला भी खोला जा सकता है, ताला भी खोल लेता है कोई, इतने आप शरीफ आदमी हैं। इतने भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है ताला कैसे खुलता है, तो 2 ताले कैसे खुलते हैं, तो दीवार में सुराख कैसे होता है, छत में से सुराख करके कैसे आते हैं। सही है, बहुत सारे तरीके होते हैं। कराची में अक्सर अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ना काम, पता है किस तरह से होता था, कि अक्सर क्या होता है, बंदा जॉब पे जा रहा होता है ना, तो घर वाले सो रहे होते हैं, बेचारा जॉब पे जा रहा होता है, घर वाले पड़े हुए सो रहे हैं, ये बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, तो घर से बाहर निकला, गाड़ी बाहर निकाली, गेट खोला, सही है। अब वो गाड़ी पहले बाहर खड़ी करेगा, फिर गेट, 2 लोग आ गए, चलो अंदर अंदर अंदर, आराम से 2-3 घंटे नाश्ता वाश्ता किया, लूटा वूटा, क्लासिकल, छुट्टी, चले, निकले यहाँ से। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है वहां पर। आप बंदे को अकल होनी चाहिए ना, कि कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है। सही है, मैं एक दफा आ रहा था घर अपने, तो जहाँ हम रहते थे ना, वो थोड़ा सा बीच में एक पैच आता था जहाँ पे सन्नाटा होता था बिल्कुल अंधेरे में। तो जब मेरी लेट नाइट क्लासेस होती थी, 9:30 बजे मैं क्लास खत्म करता था, तो तकरीबन 10 सवा 10 बजे घर पहुंचता था। तो मेरी एक आदत थी कि मुझे कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी, मोबाइल का स्पीकर ऑन करके करता था, यूं नहीं करता था हेलो गाड़ी चलाते वक्त, टांग पे रखा और उसका स्पीकर ऑन कर दिया। टाइम भी पास हो गया, हाँ जी क्या हो, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, करते करते मैं जा रहा था। तो मैंने घर से तकरीबन 2-4 मिनट पहले ना एक टर्न मारा, तो क्योंकि मोबाइल पे मैं बात कर रहा था ना, रोशनी होती है रात में गाड़ी में, तो 2 लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हुए पीछे। मैंने पीछे देखा, मैं समझ गया, मैंने कहा ये रॉन्ग नंबर है। तो वो आते गए आते गए आते गए, मैं भी आराम से ना यूं करके ना, अब जब मैं अपनी गली में एंटर हुआ ना, तो गार्ड बैठा हुआ, वहाँ बैरियर्स लगे होते हैं ना, कुछ गलियों के एंड पे बैरियर्स होते हैं, तो गार्ड जब जानता है ना मुझे, तो वो पूछेगा नहीं, वो बैरियर उसने उठाया, वो भी मेरे पीछे आ गए। अच्छा, कुछ गलियां ऐसी होती हैं जब सामने बैरियर नहीं होता, क्लोज होती हैं, कुछ खुली भी होती हैं। सही है, अब वो पता नहीं उनको पता था नहीं पता था, हमारे वाले थोड़ी सी खुली भी थी ना, कुछ रास्ता तो निकल सकते थे मोटरसाइकिल। अब वो मुझे घर तक पहुंचा कर गए, गली के। जब वो मेरे दरवाजे तक पहुंचे ना, मैंने फिर उनको थोड़ा सा साइड मारा, मैंने कहा अब ये सिक्योर जगह पर आ गया हूं मैं, सही है, यहाँ तक पहुंचा कर, यानी कि आप, मैं कहता हूं ना, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। कई दफा ऐसा हुआ, पीछे 2 बंदे आपके साथ साथ चल रहे हैं, सही है, आप बोल रहे हैं क्यों चल रहे हैं मेरे साथ, आपने गाड़ी स्लो की, फिर भी वो नहीं आगे जा रहा, आपने कहा ये रॉन्ग नंबर है, ये मुझे आगे इंटरसेप्ट करेगा, किसी जगह पे जाके ये आगे जाके काम करे, अब आपने उसके साथ खेलना है। सही है, क्या खेलना है। हमारे एक टीचर थे, स्टैट्स पढ़ाते थे,
तो एक दफा मुझे ना कुछ लड़कों ने रोका, वो बड़ी जो जबान जो इस्तेमाल करते हैं ना, बड़ी रफ एंड टफ, सही है। बोले दो लोंडे जा रहे थे, वो मेरे सामने आ गए और मुझे ना इशारा किया, रोका, मैंने गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर। दो यूं लेटा हुआ है पड़ के। उन्हीं का लतीफा मुझे नईम साहब ने सुनाया था कि वो उनकी वाइफ जो थी ना, बच्चे तो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते थे। बोले एक दफा क्या हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर पे लड़के आ गए, तो नकाबपोश, नकाबपोश, और वो उस उनमें से एक उनका स्टूडेंट निकला है। और पता उसने क्या कहा? उसने कहा सर बड़ी माजरत, अगर आपको नहीं लूटा ना, बाहर वो पुलिस वाले खड़े हुए ना, उनका शेयर नहीं मिलेगा, वो हमें मार देंगे। लूटेंगे तो जरूर हम। रियल वाकया ही। बोले हमें लूटना जरूरी है क्योंकि बाहर जो मुहाफिज खड़े हुए ना, वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, उनको हमारा शेयर जाता है लूट के। तो अगर नहीं देंगे ना, वो हमें मार देंगे काउंटर के अंदर। इतना लॉलेसनेस है। या वो रियल वाकया सुना रहा हूँ, कोई जियो न्यूज की खबर नहीं सुना रहा। और जो 3-4 मेरे साथ इंसिडेंट हुए, तो यहाँ आके तो मुझे लगा जन्नत में रह रहा हूँ। टेंशन फ्री, मोबाइल, एटीएम, कोई पूछने वाला ही नहीं है, जब तक हालात वैसे, लोगों का कल नाम है। तो पता तो होना चाहिए ना बंदों को, सेफ साइड, सेफ साइड पे तो होना चाहिए। अच्छा, ये पुलिस वालों को सब पता होता है। पुलिस वालों को एक एक बंदे का पता होता है, डैश, एक नंबर के। ये जब इनको जरूरत पड़ती है ना, पकड़ लेते हैं। और जब जरूरत नहीं होती, कहते हैं चलने दो, चलने दो, कोई मसला नहीं। ये सबसे बुरी मखलूक है हमारी कौम की। अगर किसी का अम्मा अब्बा भाई बहन काम करता है, मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा रिश्वत ही लेते हैं पुलिस वाले, मेजोरिटी। ये तो रिश्वत के बगैर तो इनका गुजारा ही नहीं है, किसी सूरत गुजारा नहीं है। मोटरसाइकिल वाले को रोकेंगे, हेलमेट है हाँ, कागजात है हाँ, जब सब मिल गया तो यार 50 रुपए दो, चाय तो पीनी है। इतने बड़े डैश है ये पुलिस वाले। कहते हैं हमारी सैलरी इतनी कम है, घर का गुजारा नहीं होता। तो भाई किसने कहा पुलिस की जॉब करो? जाओ जाके कहीं और काम करो, कौम की खिदमत करने आए हो तुम। सही है। मेजोरिटी आपको ऐसे ही मिली। इसी वजह है जो बाहर चला जाता है वो वापस आने को तैयार नहीं है। उसकी वजह है ना, जब वो वहां जाता है, तो जब वो आगे पीछे देखता है, यार यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, रात को 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, हर चीज सही है। तो वो कहता है यार ये, सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो वो आता ही नहीं है। फिर हमारी इकोनॉमी जो है आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती चली जाती है। 12। अच्छा जी, साल के एंड में आपको अलाउंस क्रिएट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? लाजमी, साल के एंड में। कौन से रिसीवेबल पे अलाउंस क्रिएट करेंगे? ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे? क्लोजिंग पे। तो पहले क्लोजिंग निकालना पड़ेगा ना। जब क्लोजिंग आएगा तो अलाउंस निकलेगा ना। तो आप अलाउंस निकाल ही नहीं सकते जब तक क्लोजिंग बैलेंस ना आए। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, फिर टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिसीवेबल का सीएफ निकालना पड़ेगा। जब तक रिसीवेबल का सीएफ ना आए, आप क्लोजिंग बैलेंस अलाउंस का नहीं निकाल सकते। ठीक है। अच्छा, एक दो मर्तबा, 3-4 मर्तबा तो आप ये काम कर लेते हैं, फिर आप टी अकाउंट बनाए बगैर भी निकाल सकते हैं। बगैर टी अकाउंट कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाता है इसमें ये प्लस करना है, ये माइनस। देखो पीछे अकाउंट देखो, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट था। इस अकाउंट में देखो मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन कहाँ लिखी हुई। तो अगर ये भूल जाओ ना, क्रेडिट। एक दो चीजें डेबिट साइड पर आ रही होती हैं, बाकी सारी चीजें कहाँ आ रही होती हैं। लेकिन ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। कभी इमरजेंसी में, कभी बंदे को कोई डाउट पैदा हो जाए अपने ऊपर कि यार ये डेबिट होना चाहिए क्रेडिट, तो वो शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकता है अगर चाहे तो। चले जी, अब एक काम करें। बीएफ की तो कोई एंट्री पास होती है? बीएफ की वो एंट्री पास होती है? क्योंकि पीछे से आ रहा होता है ना, कोई एंट्री पास नहीं होती। इसकी एंट्री पास होगी, इसकी एंट्री पास होगी, इसकी एंट्री पास होगी, इसकी एंट्री पास होगी। ठीक है, इसकी एंट्री पास होगी जब अमाउंट निकल आएगा तब। अभी पास नहीं कर सकते इसकी एंट्री। पहले आप 4 एंट्रीज पास करें। क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास करें, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करें, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की, और बैड डेट्स की।
अभी आपको याद नहीं है, पीछे से देख के पास करें। जी बोले। सर उसकी टी अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है और वो बाकी ना बने, वो बाकी वो ना बने, अभी इसकी जरूरत नहीं। यानी कि वो बनते तो हैं, लेकिन अभी हमें टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, अभी हम उसकी फिक्र में हैं। देखिए अकाउंटिंग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोशिश करें कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। चलें, एंट्रीज तो सिंपल है। क्रेडिट सेल की क्या एंट्री पास होगी? अमाउंट बताएं। ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास होगी। फिर सेल्स रिटर्न डेबिट, अमाउंट बोले। कितना? किससे रिसीव हुआ? 25। बैड डेट्स एक्सपेंस होता है, पक्का पक्का एक्सपेंस है। बैड डेट्स एक्सपेंस है और बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम। सही है। अच्छा, बैड डेट्स का तो पक्का पक्का पता है मुझे, ये कौन है। बैड डेट्स रिकवर्ड का भी पता है, डाउटफुल डेट्स का नहीं पता लग रहा होता। उसका पता कैसे चलेगा? जब तक इंक्रीज या डिक्रीज आइडेंटिफाई ना हो जाए। इंक्रीज आइडेंटिफाई होगा तो एक्सपेंस, डिक्रीज आइडेंटिफाई हो गया तो इनकम। सही है। अब बनाए, अकाउंट्स बनाए। एक अकाउंट बना लें रिसीवेबल का, एक अकाउंट बना लें बैड डेट्स का। बैड डेट्स वो जो भाग गए। एक अकाउंट बना लें डाउटफुल डेट्स का, और एक अकाउंट बना लें अलाउंस का। अब मैं सिंपल अलाउंस भी लिख दूं तो चलेगा ना? मतलब समझ गए ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको प्रोविजन भी कहते हैं।
और बुक में प्रोविजन का ही वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब पोस्ट करें इसके अंदर, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करें। कितना था ओपनिंग बैलेंस? कितना था ओपनिंग बैलेंस? 6 लाख। और किसी का ओपनिंग बैलेंस है? अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस है कितना? 10,000। बाकी हुआ क्यों नहीं? बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं? क्योंकि होता ही नहीं है। क्योंकि वो इन नहीं, पहला साल नहीं, वो इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। अगर ये पहला साल होता तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां से आए? फिर तो किसी का भी नहीं होता। डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स ना एसेट्स है, ना लाइबिलिटीज है, ना कैपिटल है, तो उनका तो ओपनिंग बैलेंस आता ही नहीं है। इन तीनों का ओपनिंग बैलेंस आता है। चले पोस्टिंग करें, लेजर्स में पोस्टिंग करें। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, सही है जी। पोस्ट हो गई। रिटर्न में पोस्ट करें, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट्स, स्मार्ट बंदा होगा ना, वो रिसीवेबल के अकाउंट को देख के हिफ्स कर लेगा, आंखों में समा लेगा, अपने बसा लेगा, वो कहेगा बार बार कोई एंट्रीज पास करूंगा मैं, सिर्फ डेटा देखूंगा, टी अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स यहाँ लिखूंगा, रिटर्न यहाँ लिखूंगा, ताकि जल्दी काम हो। क्योंकि एग्जाम में आपकी स्पीड भी मैटर करती है। लिमिटेड टाइम दिया जाता है ना एग्जाम में, अनलिमिटेड टाइम को दिया जाता है क्लास की तरफ। चले जी, हो गई पोस्टिंग सारी। अच्छा जी, अब बैड डेट्स में तो हुई नहीं पोस्टिंग, बैड डेट्स डेबिट हुआ था, बैड डेट्स डेबिट हो गया था 25,000 से। चले जी, अब पहला काम क्या करेंगे? रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। तो यहां पर आ गया 1 मिलियन, यहां भी 1 मिलियन आ गया, और ये आ गया आपका CF। गुड डेट्स आ गए। तो बैड डेट्स माइनस होने से पहले वाले डेट्स क्या होते हैं? वो गुड डेट्स नहीं होते, उसमें से बैड डेट्स माइनस हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? गुड डेट्स बन जाते हैं, कि यार ये तो आएंगे आएंगे। और डाउटफुल डेट्स हम किसके ऊपर डाउट करते हैं? जो गुड डेट्स होते हैं उन्हीं पे डाउट करते हैं कि यार ये 6,45,000 लग रहा है कि मुझे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? अलाउंस बनाता हूँ हर साल। अब अलाउंस कितना बनाना था? इस साल मेरा अंदाजा कितना था? इस साल मैंने अंदाजा लगाया कि कितने भागेंगे, 5%। यही अंदाजा मैंने पिछले साल भी लगाया होगा। अब ये 5% किस पे लगाएं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले अलाउंस की वैल्यू निकालते हैं। ये जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, ये अलाउंस का CF आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपके पास रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होना जरूरी है। कितना है रिसीवेबल? 6,45,000। फिर अलाउंस की परसेंटेज होना जरूरी है, वो कितनी है? 5%। कितना? 32,250। ये अलाउंस का क्या आ गया? CF। अच्छा, कुछ लोग इससे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, इससे एंट्री बनाते नहीं है। एंट्री बनाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से।
और वो डिफरेंस या तो इंक्रीज इन अलाउंस होगा या एंट्री क्लोजिंग वैल्यू से नहीं बनाते। तो अब एंट्री बनाने का तरीकेकार ये होगा, आप पहले आइडेंटिफाई करें बीएफ कितना था। बीएफ कितना था अलाउंस का, कितना था 10,000। सीएफ कितना आया 32,250। अब बताएं इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पहले तो बताओ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन अलाउंस बाय, इंक्रीज इन अलाउंस बाय 22,250। अच्छा, किसी को अगर ये अप्रोच समझ में नहीं आती तो एक अप्रोच और बताता हूँ, देखें ये नोट कर लें फिर बताता हूँ। कुछ सारे रास्ते पता होने चाहिए, सही है। यही काम करने का एक और तरीका है। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है टी अकाउंट में, कितना 10,000। सीएफ निकालो और यहां लिख दो। ये ऑल्टरनेट तरीका है डायरेक्ट टी अकाउंट बनाने का। सीएफ निकाले और यहां लिख दें, सही है। अब देखें ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 32,000, बैलेंस निकालेंगे तो कहाँ आएगा, बैलेंस यहां आएगा। बैलेंस निकालेंगे तो कहाँ आएगा, यहां बैलेंस आ रहा होगा। नहीं मत करो, वो समझ में आ रहा है पीछे वाला, वो करो, किसने कहा है। अभी तुम्हें तारे जमीन पे नजर आ रहे होंगे, वैसे पिछली क्लास तुमने नहीं ली। एक एक 1.5 घंटे की जो है जब बेस बन रही होती है ना, वो अगर आप मिस कर गए ना किसी भी वजह से XYZ, गए काम से आप। ये हमने भुगता हुआ है। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने पढ़ते हुए मुझे कभी समझ नहीं आए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। स्टूडेंट को ही बोलेगा सर आपको नहीं समझ में आया तो तुम हमें भी मत समझ जाए। मैं आके कहता जी मैं तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और मेरी आदत नहीं मैं दूसरे टीचर्स को दे दूं। हमारे अक्सर टीचर मैंने नोट किया, जब नया सिलेबस चेंज होता है ना, तो जैसे एक दफा हमारा एक सिलेबस आया उसमें इस्लामिक बैंकिंग आ गई, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, कहते ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये कोई और टीचर को देते। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। मैंने किताबें खोली इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की, ये मुदारबा होता है, मुशारका होता है, ये होता है। चले जी स्टार्ट, भाई सीख लो। हर नई चीज सीखने के लिए होती है। तो जो मैंने नहीं सीखी थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया या मुझे टीचर ने पढ़ाया था, मैंने कहा तो बहुत बेहुदा तरीके से पढ़ाया, मजा नहीं आया। मैं नया तरीका इजाद करता हूँ उस पर, आसान तरीका। तो हर तरीका आप सीख सकते हैं, विलिंगनेस होनी चाहिए सीखने की, हिम्मत पैदा करें सीखने की, तो आप सीख सकते हैं। सही है, चले इसको फिलहाल डिलीट कर दें। सही है, ये ले लीजिए। अभी आप नॉर्मल तरीके से काम करें, एंट्री पास करें, एंट्री पास करें, ये भी हो जाएगा। जरूरत है जादू। तो आप लोग आउटडेटेड है ना, आप लोग पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है बाद में, नहीं होगी तो हम ये कर लेंगे, चलो। ये भी आप बताएंगे, क्या, ये जो आप हाँ हाँ मैं बता दूंगा, पहले आप उस पर काम कर लें, ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। एंट्री पास करें, भाई दो में से कोई एक एंट्री पास होगी, चलिए ज्यादा क्या होगा, गलत ही पास करोगे ना। डाउटफुल डेट्स, डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैं सिंपली अलाउंस लिख रहा हूँ, AOA वाली लॉजिक, टाइम नहीं है। अब इस एंट्री को पोस्ट कर दे।
इस एंट्री को पोस्ट कर दे। कहाँ का जाएगी ये एंट्री? डाउटफुल डेट्स में डेबिट होगा 22,250। अलाउंस के अगेंस्ट, और अलाउंस में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डाउटफुल डेट्स 22,250। ये एंट्री हम पहले क्यों नहीं बना पाए पुराने वालों के साथ? क्योंकि इसके लिए पहले हमें रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। जब वो आएगा तो ये वैल्यू निकलेगी, जब वैल्यू निकलेगी तो एंट्री पास होगी। सही है, तो आखिर तक इस पे हम रुके रहते हैं। अच्छा, अब अकाउंट क्लोज करते जाए वन बाय वन, चले सारे अकाउंट क्लोज करें। पहला अकाउंट तो हमने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। बेड डेट्स को क्लोज करें। कहाँ क्लोज करूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए कि एक्सपेंस कहाँ जाता है? एक्सपेंस और इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डाउटफुल डेट्स को कहाँ क्लोज करूं? सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दोनों तो यहाँ क्लोज हो। क्लोज होने का मतलब इनका कोई सीएफ बैलेंस नहीं आया, ना सीएफ ना बीएफ, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, खत्म। ये दरिया है, समंदर में ट्रांसफर होगी। समंदर कहाँ ट्रांसफर होगा? समंदर कहाँ जाता है? उसका कोई ठिकाना नहीं। वो कहीं ट्रांसफर नहीं होता, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कहाँ बह रहा है, कहाँ से निकल रहा है, उसको तो आज तक साइंसदान भी नहीं बता सके। कितना पानी है, कितनी मछलियां हैं, बहुत तरक्की कर ली ना, आज तक उनको भी नहीं पता कितनी। जैसे इंडियन ओशियन है, कितना बड़ा इंडियन ओशियन, पता है कितना, इतना बड़ा इंडियन ओशियन। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पूरे बाउंड्री कवर करता है इंडियन ओशियन। तो वो वैल्यूज बदल कितनी आनी चाहिए? 5 ये वाली। यस अच्छा, इस पॉइंट तक सीए छोड़ने का दिल तो नहीं चाह रहा किसी का? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग पीआरसी के ट्राई करने के बाद छोड़ते हैं, कुछ लोग कैफ के लेवल 1 के बाद छोड़ते हैं, कुछ लोग लेवल 2 के दौरान छोड़ते हैं। हाँ, अगर किसी ने लेवल 2 भी क्रॉस कर लिया और आर्टिकलशिप में पहुंच गया, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता छोड़ने का। फिर वो ना भी पास हो तो वो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है। सही है। तो अब आप में देखते हैं कितना पेशेंस है। सही है, पेशेंस पे डिपेंड करता है। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बोले मैं चिपका रहूंगा, पीआरसी में साल पूरा हो गया डिस्क्वालीफाई, छुट्टी, टाटा बाय बाय। पाइका इतना जालिम है, दूसरे रूट से भी आने नहीं देता बच्चों को कि चलो फिर मैं कोई और रूट पकड़ के आ जाऊं। एक दफा डिस्क्वालीफाई, हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई। सही है। ऐसा नहीं होगा आपने कल मास्टर्स कर लिया, आपने कहा मैं एग्जामिशन क्लेम करके दोबारा सीए करूंगा, फिर आप ये वाला सीए नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। आप यूके का कर लेना, आप एसीसी कर लेना, आप आईसीएमपी कर लेना, आप बांग्लादेश का सीए कर ले, आप इंडिया से कर ले, श्रीलंका से कर ले, कोई मना कोई करेगा? आपको अमेरिकन कर ले, सीए ही करना है ना, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी सीए कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि नहीं हो पाया तो आपने क्या कब्र में चले गए आप गम के मारे। कोई मसला नहीं, इससे बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन मौजूद है, वो कर लेना, कोई मसला नहीं। लेकिन हर क्वालिफिकेशन में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत नहीं करनी तो कोई इलाज नहीं है। इसी में कर ले, इसी में स्मार्टली पढ़ ले, तरीकेकार सीखे, ये तमीज सीखे पढ़ते कैसे हैं, और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जितना हमारे स्टूडेंट्स को ना टीचर्स ने बर्बाद किया है ना, उतना किसी ने बर्बाद नहीं। ये टीचर नहीं है, हमारे जो जितने भी टीचर बरादरी हैं, जितने इंक्लूडिंग मी,
जो पढ़ा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अभी तो आप जाओगे भी, आप जानते भी नहीं हो टीचर्स को। जब आप लेवल 1 में जाओगे आपको बाहर की हवा लगेगी। कल आपको नीचे से कोई मिलेगा, कहेगा यार ये क्या, वहां पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, आपको टीचर्स के नाम पता लगेंगे। मैं उन सबको पता क्या समझता हूँ, एक्सेप्शनल केसेस है, तो मैं उन्हें टीचर नहीं समझता, मैंने उनका नाम रखा हुआ है मदारी। वो जो बंदर लेके डुगडुगी नहीं बचा रहा होता है, ये सब क्लास में बैठ के बच्चों को ना मदारी बन के तमाशा दिखा रहे होते हैं। इक्का दुक्का बचे बचेंगे। मेरे अपने कई अच्छे दोस्त हैं जो बहुत एथिकली पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। ये सारे डुगडुगी बजा रहे होते हैं, मैं ज्यादा अच्छी बजाता हूँ, और बंदर जरा उछल के दिखाओ, तो कलाबाजी खा के दिखाओ, तो यूं लेटो, तो यूं बैठो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो दोस्त है ना जो 15-15 20-20 साल से मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, उनके सामने नहीं बोलता मैं, लेकिन कहता तुम्हारी हरकतें सही नहीं बेटा, तुम लोग टीचर बनने के लायक नहीं थे। लेकिन आजकल टीचिंग प्रोफेशन एक बिजनेस है, और बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हलाल हराम जाली मिलावट, बिजनेसमैन का एक ही गोल होता है, वन पॉइंट एजेंडा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो टीचर्स भी जो ना अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो बस वो चाहते हैं बस बच्चा मुझसे पढ़े, मुझे पैसा दे, मेरा गोल है कि पैसा मैक्सिमाइज होना चाहिए। वो आप कभी बड़े होंगे ना, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, मुझसे मुलाकात हो कभी, मैं बोलूंगा हाँ भाई समझ में आया जो मैं बोल रहा था, तो आप पता है क्या बोलेंगे, सर आप ठीक बोलते थे इन लोगों के बारे में। ऐसे ही है सोसाइटी। वरना एक जमाना था टीचिंग प्रोफेशन बड़ा एक ना जबरदस्त प्रोफेशन होता था, टीचर को इज्जत मिलती थी। अब इन्हीं टीचरों की फेसबुक पे लोग एबीसीडी कर रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स पढ़ ले। अब बच्चा भी लाइक, क्योंकि ट्रेंडिंग है ना, बच्चा भी लाइक, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, रेकमेंड करें किससे पढ़ूं। अब नीचे 10 लोग कह रहे हैं ए से पढ़ो, 10 लोग कह रहे हैं बी से पढ़ो, खुद पागल हो जाएगा किससे पढ़ूं। उसको अकल ही नहीं है ठिकाने के, ऐसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है किससे पढ़ूं किससे ना पढ़ूं। और बंदा ही कंफ्यूज, गलत टीचर सेलेक्ट किया फेल हो गया, यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, अब बताओ किससे पढ़ूं। ये क्या ऐसा कोई होता है भाई। आपको 1-2 लेक्चर लेने के बाद खुद अंदाजा हो जाता है टीचर काबिल है या काबिल नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है तो आप पढ़े अलग तरीके से। खैर तुम बड़े हो जाओगे ना थोड़े से, थोड़ी सी अकल पैदा हो जाएगी आगे जाके। चले जी, आप बताएं अलाउंस को क्लोज कैसे करूं। अलाउंस को क्लोज कैसे करते हैं, पहले तो नेचर देखें, अलाउंस की नेचर क्या है। कॉन्ट्रा एसेट का सीएफ बैलेंस आएगा 32,250 इधर, 32,250 इधर, तो सीएफ का आएगा 32,250। खत्म हो गए सब, चलो कहानी खत्म, आगे बढ़ो। अब एग्जाम में इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आते। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, इस पूरे टॉपिक्स में से एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा। थ्योरी पूछ सकता है, सही है। न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में ये पूछता है, ये बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस जाना चाहिए बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट। ये पूछता है अक्सर सब, कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट बता देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस जाना चाहिए, ये पूछता है। या ये पूछता है कि रिसीवेबल का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पता है ना क्या होती है, बैलेंस शीट का बैलेंस बताते हैं। ये दो मेजॉरिटी टाइम आपसे इनमें से कोई एक चीज पूछता है, सही है। तो बता देंगे जी एक्सपेंस कितना है पूरे साल का, या बैलेंस शीट में अमाउंट कितना जाएगा। तब आप नोट करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फाइनल फिगर्स जाती हैं वो क्या क्या होती है, नोट करें। बेड डेट्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, यस और नो। क्यों, एक्सपेंस है, ठीक है। तो सपोज 10,000 का बेड डेट्स था, सपोज, क्या नेचर हुई इसकी, एक्सपेंस। अच्छा हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी नहीं बना रहे हैं, हम आखिर में बनाएंगे। अभी हम सिर्फ क्या करें, पार्शल दिखा रहे हैं हमको,
कि ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बेड डेट्स कैसे लिखा जाता है। तो बेड डेट्स हमेशा एक्सपेंस होता है। अच्छा जी, अगर रिकवर्ड, अगर डाउटफुल डेट्स आया तो डाउटफुल डेट्स क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या एक चीज होगी ना, कोई भी, दोनों को तो ये हो सकती। इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स, सपोज 5,000 आया, ये भी क्या है, एक्सपेंस। दो चीजें हो गई। बेड डेट्स रिकवर्ड है तो कॉमन नहीं है, कभी आएगा कभी, ये दोनों तो कॉमन है। सही है। अगर बेड डेट्स रिकवर्ड भी हुए इस साल, तो बेड डेट्स रिकवर्ड हमेशा क्या होते हैं, इनकम। अब ऊपर क्या है, दो एक्सपेंस एक्सपेंस, तीसरा इनकम। सपोज 2,000, तो ये क्या हो गई, इनकम। अब बेड डेट्स और एक्सपेंस को अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इनकम को नेगेटिव कर देते, और अगर उसको नेगेटिव कर रहे हैं तो इनकम को कोई एक तरीका अडॉप्ट कर ले। तो उसको मैंने क्या दिखा दिया, नेट बताएं क्या हुआ, नेट आंसर बताएं, नेट आंसर क्या हुआ। पहला एक्सपेंस 10,000, दूसरा एक्सपेंस 5,000, कितने हो गए एक्सपेंस, 15,000 के एक्सपेंस हो गए। लेकिन 2,000 की इनकम आ गई, तो एक्सपेंस 15,000 में से 2,000 माइनस कर दो, तो 13,000 के क्या बच गए। तो आपके नेट एक्सपेंस कितने हो गए, आपके नेट एक्सपेंस हो गए 13,000। अब इस बच्चा मुझसे सवाल पूछेगा, सर ये इसको माइनस में क्यों लिखा। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं एक्सपेंस को पॉजिटिव दिखा रहा हूं तो इनकम को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने उसको नेगेटिव दिखा दिया, ताकि अलग हो जाए ना। असल में मैं क्या कर रहा हूँ, नेट एक्सपेंस निकाल रहा हूँ। तो 10,000 का एक्सपेंस प्लस 5,000 का एक्सपेंस, टोटल कितना हो गया। तो फिर बाकी 2,000 को प्लस करूं क्या, माइनस ही करूंगा ना, इसलिए मैंने माइनस में दिखा दिया। आप ना भी दिखाएं, आप ये लॉजिक पकड़ेंगे, दो एक्सपेंस है और एक इनकम है, तो नेट एक्सपेंस कितना दिखाना है आपको, ये पूछता है वो आपसे एमसीक्यूज में, कि ये बता दें नेट एक्सपेंस कितना होगा। एक्सपेंस वाले ले लेंगे। जरूरी हमेशा नेट एक्सपेंस है, नेट इनकम भी आ सकती है, जरूरी नहीं है। सही है, तो एक्सपेंस भी आ सकता है, और ये तो डिपेंड करता है ना ऊपर तीनों में से वैल्यूज कितनी आ रही है, बेड डेट्स कितने हैं, इंक्रीज है या डिक्रीज है या रिकवर्ड है नहीं है। इसका मतलब आपके सामने एक एमसीक्यूज आया, तो आपने सबसे पहले एमसीक्यूज में क्या ढूंढना, बेड डेट्स तो नहीं है, बेड डेट्स पकड़ लिए, एक्सपेंस, फिर दूसरा रिकवर्ड है, रिकवर्ड उठाए, इनकम। अब आप फंसेंगे कहां पर, बीच वाले में फंसेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मिलेंगे नहीं। इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़े, जब तक ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं होगा, आप कैसे बता सकते इंक्रीज होगा या। अच्छा, अक्सर आपको ओपनिंग तो दे देगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तो क्लोजिंग आप पहले निकालेंगे, किससे निकालेंगे, ओपनिंग से कोई निकलता है, रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज लगा के निकलता है। इसका मतलब है वो इस पूरी पीछे कहानी वो ही है जो सिस्टम हमने समझा है। सही है, वो परसेंटेज दिया हुआ होगा, वो परसेंटेज आप किस पे लगाएंगे, रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, वो ना दिया हो तो वो निकालना पड़ेगा। यानी कि वो सारे काम आपसे करवा के आखिर में आप इंक्रीज डिक्रीज करके क्या बता देंगे, कि डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस, और अगर डिक्रीज होगा तो इनकम। इसके लिए तो फिर कोई शॉर्टकट ढूंढनी पड़ेगी, पेपर में इतना टाइम नहीं। पेपर में हर सवाल जो आपको 2 नंबर का दिया जाता है, उसके लिए आपके पास तकरीबन 3.5 मिनट्स होते हैं, 3.6। तो 2 नंबर का सवाल अगर आप 3.5 मिनट में नहीं कर पाए सपोज, तो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो आप 30 सेकेंड्स में कर लेते हैं, तो आप उनके टाइम बचा के उन टाइम के ऊपर डाल रहे होते हैं, मिक्स एंड मैच करके। और मेजॉरिटी सवाल आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो 3-3.5 मिनट में आपसे हो जाए, प्रैक्टिस ना। अगर मैं बैड डेट्स के 25 सवाल प्रैक्टिस करके चला जाऊं, तो मुझे वैसे ही सवाल बना के देगा ना, वो नया तो नहीं देगा उसी में से। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आपकी डैश लग जाएगी, गए काम से आप। सही, हालांकि इंतहाई आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका है, वो सिस्टमेटिक तरीके पे काम नहीं करेंगे तो आपको ये अजाब लगेगा। ठीक है, अच्छा चले, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जब मैंने पीएनएल का बैलेंस निकालना शुरू किया, बेड डेट्स पे नजर मारी, तो बेड डेट्स कितना आए, 10,000। अब
इंक्रीज होने के बजाय क्या हो गया, डिक्रीज इन डाउटफुल डेट्स आ गए। तो डिक्रीज क्या होते हैं, इनकम। तो अब इसको भी मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को मैंने पॉजिटिव दिखाया, और ये क्या हो गई, अब हो गई इनकम। अच्छा सपोज रिकवर्ड नहीं है, सपोज, अब क्या होगा, 5,000 मुझे तो नेट बताना है ना। तो नेट क्या होगा, 5,000 नेट हो गया आपका एक्सपेंस कितना, 5,000 5,000। इसको और चेंज कर देता हूँ, ले जी, बैड डेट्स 10,000, डिक्रीज इन डाउटफुल डेट्स 12,000। अब क्या हुआ, नेट इनकम भी अब एक्सपेंस कितना है, 10,000, इनकम कितनी है, बड़ा 12,000। तो नेट आंसर क्या आएगा, 2,000 की इनकम। हमें माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें नेट आंसर पता होना चाहिए, ये एक्सपेंस बनेगा या इनकम बनेगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस बनेगा, अगर इनकम ज्यादा हो गई तो इनकम बन जाएगा। चले इसको रिवाइज कर लेना, दोनों लेक्चर्स जरूरी है। जब तक ये दोनों लेक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, आगे चीजें समझना मुश्किल।